अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज मैदान अरफात में इंसानियत का सबसे बड़ा मुक़द्दस और अजीम रूहानी इज्तिमा जारी है। लाखों आज़मीन हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक की सदाएं बुलंद करते मैदान अरफात में रब के हुजूर हाजिर है। आज़मीन हज की ये सदाएं अल्लाह के हुजूर रूहों की फरियाद है, दिलों की आहट और गुनाहों के बोझ से झुके सरों की पुकार है। मैदान अरफात में हर आंख अश्कबार है, हर हाथ दुआ के लिए बुलंद है, हर दिल नादिम है और हर जुबान पर सिर्फ एक ही इल्तिजा है, ए अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे, हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये लम्हे और ये मैदान किसी भी मुसलमान के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। आज हर मोमिन का दिल तड़प रहा है, हर आंख ये मंजर देखकर हज की तमन्ना भर गई है। दिल से यही सदा निकल रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, और दिल से अल्लाह की पुकारें निकल रही हैं। और हम दुआ करते हैं हमारे तमाम नाजरीन और हमें भी अल्लाह हज की सादत नसीब फरमाए। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जी बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की। और जनाब इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो दौरे पर हैं और सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। उनके हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हैं, और जहां दोनों रहनुमा भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ईद उल अज़हा सऊदी अरब में ही मनाएंगे। और 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें भी करेंगे और 2 तरफ़ा ताउन समेत इलाकाई अमन और सलामती, तिजारत, सरमायाकारी और मुस्लिम उम्मा की फलाह व बहबूद पर भी तबादला ख्याल होगा। चंद रोज़ कबल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 रोज़ा गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुंचे थे। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म ने तुर्की, इसके अलावा ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान दोस्त ममालिक की क़यादत भारत के दौरान हिमायत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ये कहना है कि अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत को जंग में मुंह की खाना पड़ी, अब भारत प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। उन्होंने क्या कहा, पहले वो देखते हैं। शहीद किया, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग इनके साथ भी रॉ के जो हैंडलर्स हैं वो कर रहे हैं। ये फितरतुल हिंदुस्तान का बलोच सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसी पंजाबी की किलिंग नहीं कर रहे हैं, ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तानियों की किलिंग कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुकम्मल तौर पर रॉ फंडेड इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तानी सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ पेश की है कि अगर ISI और दीगर जो और रॉ मिलकर दहशतगर्द कुव्वतों के खिलाफ अगर काम करें तो दोनों ममालिक में दहशतगर्दी में नुमाया कमी होगी। भारत और पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का मवाजना करें तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में ज़्यादा दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें भारत को डायलॉग पर मजबूर कर सकेंगी? क्या भारत अपना पानी रोकने का सख्त गिर रवैया बदलेगा? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार बाबर अमीन साहब। बाबर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बाबर साहब, हम देख रहे हैं सिफारती कोशिशों में काफ़ी तेज़ी आ गई है और हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस सिफारती मिशन को लीड करते हुए उन्होंने पहले 4 ममालिक के 6 रोज़ा दौरे किए, अब 2 रोज़ा दौरे पर वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, ईद भी वहाँ पर मनाएंगे। तो जिस तरह से पाकिस्तान को दीगर ममालिक की हिमायत हासिल हो रही है, इसकी सिम्बॉलिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है सर? जी, शुक्रिया बहुत बहुत मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। यकीनन इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। जिस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट मिली है, ख़ास तौर पे जब हमारा कर्फ्यू जारी था उस दौरान चाइना, तुर्की, अज़रबैजान ने खुल के जो है वो हमें सपोर्ट दी और बाकी ममालिक भी जो थे, हमारे दोस्त ममालिक और मुस्लिम ममालिक, उनकी तरफ से जो है जो हमें मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल रही। तो इसी सिलसिले में जो अब वज़ीर-ए-आज़म का पहले जो 4 मुल्की दोस्त ममालिक और मुस्लिम ममालिक का दौरा था और उसके बाद अब सऊदी अरब का दौरा जो है वो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और सऊदी अरब हमारा हमेशा से करीबी दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाला मुल्क है। उसने हर मकाम पे हमें सपोर्ट किया है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट हो। और फिर OIC का हेडक्वार्टर भी सऊदी अरब में वाक़ है। तो एक कलीदी सऊदी अरब का इस्लामी उम्मा में लीडरशिप का रोल है
अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अब जो मशरिक़ वस्ता से बाहर निकल के भी सऊदी अरब का फुटप्रिंट देखा जा रहा हम्म। है बाहर, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो आपसी ताल्लुकात हैं, उनके मामलात में उनका फुटप्रिंट नज़र आ रहा है। पहले जब पहलगाम के वाक़े पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो 6 और 7 की दरमियानी रात को ये स्टार्ट हुआ, तो फ़ौरन 8 तारीख को सऊदी अरब के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स थे, उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान का दौरा किया। तो मसालती कोशिशों में उनका एक कलीदी किरदार था और उन्होंने ग्राउंड हमवार किया। और अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका भी काफ़ी हद तक सऊदी अरब के ज़रिए बाज़ का पैगाम रसानी करता है, जो खित्ते में जब कोई सूरत हाल अमन-ओ-अमान की खराब हो, हम्म। और फिर वो उसके बाद एक स्टार्टअप उनकी तरफ से सऊदी बिल्कुल अरब बाबर से साहब, होता ये है, बात फिर आपकी अमेरिका दुरुस्त उसको है, खुद। लेकिन जब आप ये भी इससे पहले खबरें सामने आ रही थी कि मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, पाकिस्तान और भारत के जो तस्फिया तलब मामलात हैं उस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, उसके लिए न्यूट्रल वेन्यू की भी बात हो रही थी और उसके लिए सऊदी अरब का नाम सामने आ रहा था। आपको लगता है कि ऐसे इम्कानात मौजूद हैं? जी देखिए, ये बेसिकली जो सीज़ फायर हुई थी उसका एक लाज़मी जुज़ था, और खुद नायब सदर जो अमेरिका के थे, जेडी वेंस। जेडी वेंस, हम्म। उन्होंने इसका ऐलान किया था कि जी बाकी मामलात, अभी तो सीज़ फायर हमने कराई है, लेकिन बाकी मामलात पे हमने दोनों ममालिक से ये तय किया कि वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे मिलके इस पे करेंगे। लेकिन उससे बाद में भारत मुनहरिफ हो गया। तो और ज़ाहिर है उसमें जो है उनका डोमेस्टिक जो प्रेशर है, जो नॉन परफॉर्मेंस का जो हम्म। एक एलिमेंट नज़र आया है, उनकी लोकल पॉपुलेशन को, उनका जो वोट बैंक है, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी का, वो इस वक़्त एक नाराज़ सूरत हाल में है कि उनको लग रहा है कि ना सिर्फ़ के फ़ौजी महाज़ पे, बल्कि डिप्लोमैटिक महाज़ पे भी जो है हिंदुस्तान को बड़ी शिकस्त हुई है, कि कोई मुल्क भी बाबर उनके साहब, यकीनन मौक़िफ़ के भारत को साथ जो है बहुत खुल। शिकस्त हुई है हर फोरम पर, लेकिन भारत तो अब अमेरिका की सालिसी भी मानने को तैयार नहीं है, कोई उस पर भी कान नहीं धर रहा। तो आपको लगता है कि भारत अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा, या भारत के पास अब क्या ऑप्शन बचे, क्योंकि भारत तो मुकम्मल तौर पर तन्हा हो चुका है? मेरा ख्याल है जो फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन इस वक्त बनी हुई है, वो एंटी मोदी, उस सूरत हाल में फौरी तौर पे भारत मुज़ाकरात पे नहीं आने का इम्कान कम लग रहा है। लेकिन आस्ता आस्ता, जैसे वो कहते हैं ना कि व्हेन डस्ट सेटल्स, तो उस वक़्त इस बात का इम्कान है कि उसको हम परसिस्टेंटली, अगर जो ममालिक उस पे प्रेशर डालते रहें, जैसे मुस्तकिल प्रेशर डालते जाएं तो शायद ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, और बिलाखिर ऐसी सूरत हाल अभी तक लग नहीं रही है, क्योंकि भारत का जो रवैया है वो काफ़ी जारहाना है और भारत को तन्हाई का भी सामना है, रुसवाई का भी सामना है। जबकि इसके बरक्स हम देख रहे हैं पाकिस्तान को हर फोरम पर सराहा भी जा रहा है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ़ भी हो रही है, और सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान को काफ़ी कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं। आने वाले वक्तों में इस हवाले से ही बात करेंगे और देखेंगे भारत इस पर अब क्या रद्द-ए-अमल देता है। आगे बढ़ते हैं जी। इसराइली मज़ालिम का शिकार फ़लस्तीनियों को सुख का सांस न मिल सका। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी की करारदाद वीटो कर दी। मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान के साथ मिलकर अलजज़ायर ने पेश की। सलामती काउंसिल के 15 में से अरकान ने, जो 14 अरकान हैं, उन्होंने जंगबंदी के मुतालबे के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल है। करारदाद के मुसव्विदे में मुस्तकिल जंगबंदी के अलावा गज़ा में इंसानी इमदाद की तरसील और तकसीम में हायल तमाम रुकावटों को फौरी और गैर मशरूत तौर पर जो है उसकी अपील की गई है, दूर करने की अपील की गई है। करारदाद में इमदादी उसूलों और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक गज़ा में ज़रूरी खदमात को बहाल करने का भी मुतालिबा शामिल है। अमेरिका ने करारदाद ऐसे मौके पर वीटो की है जब गज़ा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गज़ा का जो इस वक्त हाल है वो जहन्नुम से भी ज़्यादा बुरा हो चुका है। 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी वहाँ अभी तक शहीद हो चुके हुए हैं। खुराक की किल्लत है, अद्वियात की वहाँ पर किल्लत है, वहाँ के बच्चे भूख से मर रहे हैं, लोग खैमों में अब ज़िंदगी गुजारने और नकल मकानी पर मजबूर हैं। दुनिया देख रही है खुराक लेने के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों को रोज़ाना की बुनियाद पर बमबारी करके उनको शहीद किया जा रहा है। ये सूरत हाल कहाँ जाएगी, बात कर लेते हैं माहिर बैन अक़वामी अमूर प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आलम साहब से। प्रोफेसर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, हम तो देख रहे थे कि इस वक्त अमेरिका जो है वो जंगबंदी की बड़ी एफर्ट्स कर रहा है
और सब ने उसी से उम्मीदें लगा रखी थी और डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना था, दावा भी यही था कि मैं जितनी भी जंगें उसको ख़त्म करवा दूंगा। लेकिन ये गज़ा वॉर जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही, और आज जब करारदाद भी पेश हुई है तो उसको अमेरिका ने ही वीटो कर दिया। तो अमेरिका ये डबल गेम क्यों कर रहा है? इमरान साहब, आपने जो बात की है कि अमेरिका ये करारदाद वीटो क्यों कर रहा है, उसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो ये कि दुनिया भर की इकोनॉमी के अंदर जो ज्यूइश लॉबी है उसका असर और रसूख बहुत ज्यादा है, नंबर वन। नंबर टू, जितना मीडिया है उसके अंदर भी जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो भी ज्यूज के पास हैं। तो जो अमेरिका की पॉलिसियां बनती हैं उसके अंदर ये मुमकिन नहीं है कि वो ज्यूज को सपोर्ट ना करें, और ज्यूज के अंदर भी वो वाले ज्यूज जो ज़ायनिस्ट हैं, जुडाइज्म के मानने वाले तो पुरअमन लोग होते हैं, लेकिन ये जो ज़ायनिस्ट हैं इनका अमेरिका के अंदर असर और रसूख बहुत ज्यादा है, और पॉलिसी मेकिंग के अंदर वो मजबूर करते हैं कि आप इसको वीटो करें। आज आप देख लें कि 15 में से 14 लोग जो हैं वो एक तरफ खड़े हैं, और एक तरफ अमेरिका जो है वो किसी भी प्रेशर के तहत हो वो इंसाफ के साथ खड़ा नहीं है, बल्कि वो इसराइली जारहियत के हक में खड़ा है और कह रहा है कि हम इसराइल के जो दिफा का हक है उसको मानते हैं, और वो जो इसकी जो इसराइल के अंदर जारहियत है उसको वो जायज करार दे रहे हैं। तो इसके पीछे बेशुमार इंटरेस्ट हैं और मजबूरियां हैं उसकी, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन उसके नतीजे में कत्लो गारत गरी इसराइल की जारी है, और आज भी बेशुमार मुसलमान जो है गजा में वो जान से हाथ धो बैठे, जिसके अंदर 3 सहाफी भी शामिल हैं। तो ये बुनियादी तौर पर सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, और अमेरिका बहादुर अकेला एक तरफ खड़ा है। लेकिन मोहम्मद हुसैन साहब, ये भी कहिएगा, जैसे कि अब 15 में से 14 जो हैं उन्होंने हक में वोट दिया है, फिर भी अगर कोई मानने को तैयार नहीं है, ये जंगबंदी की तरफ नहीं जा रहे, सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है, खुराक की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है, खैमे तबाह हो रहे हैं, बच्चे हलाक हो रहे हैं, भूख से बिलक रहे हैं, अगर जंगबंदी की तरफ तो जाएं मुज़ाकरात करें, उससे पहले इमदाद के हवाले से तो कुछ करें, वहां साजो सामान तो पहुंच सके, खुराक तो पहुंच सके, इस हवाले से तो कोई कम से कम इंसानियत दिखा ही सकते हैं। हम इसके ऊपर ना जब आप बात करते हैं इंसानियत की, तो इंसानियत के सारे जो असबाक हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या उसको कहते हैं कमजोर मुल्कों के लिए होते हैं, ताकतवरों के लिए कुछ नहीं है। आपने देखा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, तो आज आधी से ज्यादा दुनिया उनके हक में है और उनकी बात सुन रही है। जब भी मुसलमान कमजोर होगा, जब भी मुसलमान टेक्नोलॉजी में पीछे होगा, जब भी मुसलमान अपनी ताकत को छुपा कर रखेगा और सिर्फ अपनों पे इस्तेमाल करेगा, तो माजरत के साथ फिर ऐसा ही होगा कि वक्त अज़ा है और मुअज्जिन कोई नहीं है। आज हम कुर्बानी के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन तकबीर कहने वाला कोई नहीं है। तो ये मुसलमान दुनिया का अलमिया है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही और उनके सामने उनके भाइयों को ज़िबा किया जा रहा है। इसके ऊपर दिल खून के आंसू होता है, लेकिन कोई ऐसा मुसलमान मुल्क नहीं है जो इतनी शिद्दत के साथ बात कर सके, जो ये कह सके कि तुम जालिम हो और मार भी रहे और रोने भी नहीं दे रहे। तो इसके ऊपर हम तमाम मुसलमान मुल्कों, तमाम उम्मत मुस्लिमा, इवन वेस्टर्न मुल्कों, सबसे कहते हैं कि क्या तुम लोग इतने ही मजबूर हो जी कि वहां पर इंसानियत सिसक रही है और बिलक रही है, और हक के दिफा के नाम पर आप मजलूम गजा के लोगों को ज़िबा कर रहे हो और इसके ऊपर कोई आवाज उठाने वाला नहीं। प्रोफेसर साहब, चंद रोज पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अरब ममालिक का दौरा किया, वो सऊदी अरब गए, वहाँ पर एक तारीखी उन्होंने मुआहिदा कर लिया, इसके साथ साथ वो कतर गए, फिर उसके बाद वो यूएई गए। तो इतने अरब कंट्रीज़ और यूएई में उन्होंने जब दौरे किए हैं और बड़े अच्छे ताल्लुकात नज़र आ रहे थे, और उसकी फुटेजेस भी हमारे सामने मौजूद है, जिस तरह से गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल भी किया गया। तो इतने पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं और उनकी क़यादत है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ पर राज़ी नहीं कर पाई कि वो इन्फ्लुएंस करके इसराइल को जंगबंदी करवा दे गजा की? और इन दौरों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल का दौरा नहीं किया था, जिसकी बेस पर ही कहा जा रहा था शायद डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आज सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नजर आई। अच्छा इमरान, ऐसा है कि ये जो सारी आप बात कर रहे हैं इसके अंदर अपने अपने इंटरेस्ट की गेम है। अरब दुनिया अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। उसके अंदर यूएई को देखें तो वो यूएई जो है वो ट्रेड रिलेशन और जो टूरिस्ट इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर बहुत ज्यादा लग्जरी किस्म का प्यारा गिफ्ट किया जाता है
कतर की तरफ से, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए है। सऊदीया है तो वो उस तरीके से रोल प्ले नहीं कर पाया। हम जुबानी कलामी तो बात करते हैं, हम हज के लिए तो खुतबा देते हैं, हक की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ जुबानी कलामी। प्रैक्टिकली जहां-जहां इंटरेस्ट होंगे वहां-वहां हम पर खामोशी छा जाती है, खामोशी तारी हो जाती है। इसके लिए अगर मिलकर कोई ऐसा लाया अमल बना लिया जाता, आपकी 34 मुल्कों का इत्तेहाद, उनकी फौजी ताकत, आपके बड़े-बड़े दावे, वो सारे आपको यहाँ पर खोखले नज़र आते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर तिजारती बायकॉट ही प्रॉपर तरीके से हो जाता जो मुसलमान मुल्कों का है, मैं अमेरिका को तो बाद में बात करूँगा, जी। आप मुसलमान मुल्कों की बात कर लें, आप जी। सिर्फ 3 दिन के लिए तिजारत बंद कर दें बड़े मुल्कों के साथ, देखिएगा कि पॉलिसियाँ क्यों नहीं तब्दील होती। ये तो सिर्फ बिल्कुल ही ज़ुबानी कलामी आपने अच्छा कहने की नुक्ता उठाया प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आलम साहब। और अगर ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं अगर 3 दिन के लिए ही तिजारत बंद कर दें तो ऐसे मेरा है, ख्याल है जी। कि इसराइल के और अमेरिका के दोनों के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दौरे हो रहे हैं, गर्मजोशी से इस्तकबाल हो अपने रहा मुफाद हैं। है, लेकिन गजा में क्या हो रहा है? गजा में वहाँ क्या पर बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पर खवातीन मर रही हैं, वहाँ पर नस्ल तबाह हो रही है, खुराक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। खत्म हो गया है। जो लोग इमदाद के लिए आते हैं उनको निशाना बनाया जाता है। 54,000 कीमती जानें वहाँ पर जा चुकी हैं। और अगर लेकिन गलती से इमदाद पहुंच भी जाती है तो उन तक तकसीम ही नहीं हो रही है। तो जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनमें इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है। वो अपने मुसलमान भाइयों के लिए खड़े हों, वहाँ खुराक पहुँचाएँ। इंसानी अलमिया संगीन होता जा रहा है। खुदारा आवाज़ उठाएं, गज़ा के लिए आवाज़ उठाएं और मुत्तहिद होकर गज़ा के लिए लड़ें। प्रोग्राम में फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब प्रोग्राम में आने वाले बजट के हवाले से बात कर लेते हैं और उसके हवाले से क्या तवक्कुआत हैं। तो आइंदा बजट की आमद से कबल कराची में इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतें 20 से 30% तक बढ़ गई हैं। ताजिर और शहरी महंगाई के सताए बजट से रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कराची शुएब बर्नी ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। मैं हूं शुएब बर्नी और इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के मसरूफ तरीन इलाके सदर में। और इस वक्त यहाँ आने का हमारा मकसद है कि हम जाने के जो आने वाला बजट है उसके हवाले से कराची में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन है, उनके जो दुकानदार हैं और जो उनके पर आने वाले ख़रीदार हैं, उनको आने वाले बजट के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं। ये बताइएगा, ये जो बजट आ रहा है आपको इससे क्या तवक्कुआत हैं एक दुकानदार की हैसियत से? और आपकी दुकान में कस्टमर बिल्कुल नहीं है, क्या वजह है? मौजूदा जो हालात हैं उसमें हमने तवक्कात रखना छोड़ दी हैं। पानी की सूरत हाल कराची में बहुत ख़तरनाक है, पानी नहीं है पीने का, खरीद कर पानी पीते हैं। बस अल्लाह बेहतर करे हमारे हाल पर। बजट में तो कोई तवक्कुआत नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमारा सिस्टम ही सही नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक का फकत नहीं है कस्टमर की खरीदने की। मैं आपको ये बताऊं ब्रदर, इस वक्त आप भी अगर ले लें अपने आप को तो आप एक मुतवातिर जिंदगी जी रहे हैं। ये आइटम नहीं, लग्जरी आइटम है ये तो तब इंसान खरीदेगा ना जब उनका किचन पूरा होगा। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज वगैरह है या वजीर या मिनिस्टर या सदर या जजेस वगैरह के लिए जो है तो सारी फैसिलिटीज यहाँ होती है। गरीबों के लिए तो सिर्फ टैक्स बढ़ना ही है, खाने पीने की चीज़ों में टैक्स बढ़ना है, महंगाई बढ़नी है। तो फिर इस बजट से हम आदमी क्या तवक्को रखें? कस्टमर तो है नहीं, आपके सामने सारे सेलमैन खड़े हैं, एक दो कस्टमर है। इस वक्त दुकान भरा हुआ होता था। ये जो आने वाला बजट है अभी पेश उसमें किया तो जाएगा, मेरा ख्याल है कि और कस्टमर टूटेंगे हमारे, अगर महंगाई किया इन्होंने तो। जो बजट आता है उस पर जब टैक्सेस में इजाफा होता है तो दुकानदारों को और जो फरोख्त करने वाले जो सेल्समैन है उनको क्या मुश्किलात आती हैं? फर्क सिर्फ सेल में पड़ता है और तो किसी चीज़ में नहीं पड़ता। कस्टमर ये नहीं समझते कि आगे से महंगाई हो रही है, कस्टमर ये समझते कि हम यहाँ पे महंगा बेच रहे हैं, लेकिन जब हमें आगे से माल महंगा आएगा तो हम महंगा बेचेंगे। और उसके सदर मेरे साथ रिजवान इरफान साहब मौजूद हैं। इनसे मैं जानता हूं कि ये जो आने वाला बजट है जो कि इसी माह पेश किया जाना है, इसके हवाले से ऑल कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन है, उसका क्या कहना है? देखिए, बजट जो है वो एक आम आदमी के लिए कोई अच्छी चीज़ लेके नहीं आता या कोई मिडिल क्लास के लिए। ये तो बड़ों का बजट होता है और आप समझ सकते हैं एक जो हिंसों का गोरख धंधा है, बेचारा आम आदमी जिसका 50,000 या 1 लाख जिसकी तनख्वाह है, किस तरह वो गुजारा करता है। जी, आपने कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर जनाब रिजवान इरफान की बात सुनी। उनका यही कहना है कि आने वाले हर बजट में कीमतों में इजाफा ही होता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में, और इस दफ़ा भी उनको यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि कीमतों में इजाफा ही होगा। और हमने आपको मार्केट का सर्वे करके भी दिखाया जहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं उनकी कीमतों में हर साल जो तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है तो उनकी कुव्वत ख़रीद से ये चीज़ें बाहर जाती जा रही हैं। इसके साथ साथ आने वाला बजट कैसा होगा, मज़ीद क्या तवक्कुआत हैं, हम इससे आपको आगाह करते रहेंगे। जी।
तो लोगों की तवक्कुआत आपने देखी। आइंदा बजट पर ताजरों की तशवीश शिद्दत इख्तियार कर गई है। पेशावर के ताजरों ने नए टैक्सों पर खदशात का इजहार करते हुए हुकूमत से कारोबारी तबके को रिलीफ, मकामी सनतों के फ़रोग और रोज़गार बचाने के इक़दाम का मुतालबा कर दिया। जी बिल्कुल, और उन्होंने क्या तवक्कुआत रखी हैं ये जानते हैं यासिर हुसैन की स्पेशल रिपोर्ट। 2025-26 कुछ ही रोज़ बाकी हैं फेडरल हुकूमत की जानिब से बजट पेश होने को। अब ऐसे में पेशावर के शहरी बजट के आमद के साथ साथ उनके तासुरात क्या हैं, चाहते क्या हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात क्या हैं। जहां आवाम जो है सस्ती अशिया के हसूल के लिए सरगर्दां है और उनकी डिमांड एक ही है कि आटा, चीनी, दालें, घी और ये चीज़ें जो हैं सस्ती इनको मुहैया की जाएं। तो आज हम शहरियों से भी बात करेंगे और यहाँ के ताजरों से भी बात करेंगे कि उनकी मरकज़ से क्या तवक्कुआत हैं बजट के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि आप ताजर बरादरी को कहाँ और किस सेक्शन में ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए ताकि आपका कारोबार बेहतर हो? हमें रिलीफ मिल जाए कि बैंकों को कहें कि ताजरों को यानी बग़ैर सूद के कर्जे दे दे ताकि ये अपना कारोबार जारी रख सके। और सब गरीब लोग जो है ना दुकानदार अभी वो प्रॉपर्टी टैक्स से इतने तंग आ चुके हैं कि हमें पता भी नहीं चलते और रातों रात हमारी दुकान बंद सिल हो जाती है। तो बजट आ रहा है 2025-26, तो हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से और फेडरल गवर्नमेंट से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? यार बस आप बजट की बात कर रहे हो, देखो इतना महंगा ये आटा भी इतना महंगा हो गया, घी भी इतना महंगा हो गया, हम क्या करें? हम तो रोने पर मजबूर हो गए। हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि मज़ीद हम पे टैक्स का बोझ ना डाले, हमारे साथ ज़रा और भी ज़रा नरमी करे। देख बिलों में हम टैक्स दे रहे हैं, घी में टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ में टैक्स दे रहे हैं। हमें बस कुछ भी नहीं चाहिए, टैक्सेस में आवाम को रिलीफ मिल जाए, ये बहुत है। मैं 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ, मैं इधर 1000 रुपये लाऊँ तो 1000 रुपये में मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, इतनी महंगाई है। ताजर हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बजट 2025-26 फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रोज़ में पेश किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी 13 जून को पेश किया जाना है। क्या तवक्कुआत हैं आपके या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अच्छा, दरअसल बात तो ये हुकूमत तो हर वक्त वो दावे करते हैं ना, बड़े बड़े दावे करते हैं। हम आवाम, गरीब आवाम हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, घी, आटा, माचिस हद तक हम दे रहे हैं। अब देखो हम हर चीज़ में हम टैक्स दे रहे हैं। हम आवाम, गरीब आवाम हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, घी, आटा, माचिस हद तक हम दे रहे हैं। अब देखो हम हर चीज़ में हम टैक्स दे रहे हैं। हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि मज़ीद हम पे टैक्स का बोझ ना डाले, हमारे साथ ज़रा और भी ज़रा नरमी करे। देख बिलों में हम टैक्स दे रहे हैं, घी में टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ में टैक्स दे रहे हैं। वैसी महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें यह सपोर्ट मिले तो शायद हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान बन जाए। शहरियों का यही कहना है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सस्ती अशिया के हसूल को मुमकिन बनाने के लिए हंगामी तौर पर इकदाम उठाने चाहिए। तो इस हवाले से हमारा ये जो है तफसीलात देने का सिलसिला जारी रहेगा। आज तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। तो जनाब, ताजरों की क्या तवक्कुआत हैं आपने जानी, और फैसलाबाद के ताजर क्या सोचते हैं। विफाकी बजट की तैयारियां रूज पर हैं और फैसलाबाद के ताजरों का मुतालबा बिजली की कीमतों में कमी और नए टैक्सों से इज्तनाब, और ताजिर मुस्तकबिल के बजट से मुतालिक परेशान हैं। इस पर शहरोज इबाद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, अब वो देखते हैं। 2025-26 की तैयारियां जारी हैं। क्या ये बजट भी अल्फाज का गोरख धंधा होगा या इस बजट में आम आदमी से लेकर ताजर तक कोई रिलीफ दिया जाएगा? मैं इस वक्त घंटा घर के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। घंटा घर के 8 बाजार के ताजर इस बजट के हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। बजट आ रहा है तो क्या तवक्कुआत हैं आपको, कैसा बजट होना चाहिए, क्या सजेशन है? मैं कहता हूँ कि बजट ऐसा पेश होना चाहिए जिसमें आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिलें। हमारी प्रोडक्ट्स क्यों महंगी होती जा रही हैं? वजह यही है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगे है, गैस महंगी है। बजट आ रहा है, फैसलाबाद के ताजर इस बजट के हवाले से क्या आवाम हुकूमत को जो है वो राय देना चाहते हैं? देखिए जी, हम तो हुकूमत को ये राय देना चाहते हैं कि गरीब आदमी पे कोई नया टैक्स ना लगे। जो हालात पहले ही गरीब आदमी के हैं वो बहुत पिसा हुआ है। तो हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि अगर कोई नया टैक्स है भी तो उसको ख़त्म करके जैसे चल रहा है इसको चलने दें। 90% इंडस्ट्री बंद है, तो अब जब नया टैक्स लगेगा तो लोग सड़कों पे आएंगे। लास्ट ईयर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो बेहतर रहा है कि स्टेशनरी का ओवरऑल हमारा काम है और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बैक गियर लगा है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि जो है टैक्स वगैरह जो है उधर से रिलीफ दे मजीद। इस वक्त बहुत परेशान है लोग, कारोबार नहीं है, ऊपर से भारी भरकम बिल हैं। बिलों में जो टैक्स एक्स्ट्रा लगाए गए हैं उनको ख़त्म करके लोगों को रिलीफ दिया जाए।
चिकन बहुत ऊपर गया वो सस्ता हो, खाने पीने की अशिया सस्ती हो, रोज़मर्रा की सामान की चीज़ें सस्ती हो, बजट में ऐसे रिलीफ हमें मांगने चाहिए। आपके 199 यूनिट हैं तो आपका बिल जो है कुछ आता है, और जो अगर 201 यूनिट होते हैं, 1 यूनिट का फ़र्क पड़ता है तो उससे आपका बिल डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। इस तरह के जो जुल्म के आप पहाड़ कर रहे हैं वो इनको ख़त्म किया जाए। ताजर कम्युनिटी को उनके हवाले से हमें सोचना चाहिए कि जो टैक्सेस वगैरह जिनकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनको जो टैक्सेस है वो कम करने चाहिए बजट में। हम ये चाहते हैं कि जितने टैक्सेस कम होंगे उतनी ट्रेड वैल्यू जो है लोकल मार्केट्स में उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आने वाले बजट के हवाले से फैसलाबाद के ताजरों की राय आपने जानी। ज़्यादातर ताजरों का कहना है कि हुकूमत आने वाले बजट में कोई नया टैक्स ना लगाए, जबकि बिजली की कीमतें भी कम की जाएं ताकि कारोबार बेहतर अंदाज में चल सकें। आवाम की बजट से क्या तवक्कुआत हैं आपने जानी। यहाँ वक्त पर ब्रेक। आप हमारे साथ थे। वेलकम बैक जी। मुल्क भर में कायम की गई मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। जानवरों की खरीदारी के लिए बच्चे बड़े खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग अब भी कोशिश में हैं क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है। और अली रजा मौजूद हैं सरगोधा में, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, सरगोधा की मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसी गहमा गहमी है, भाव ताव का सिलसिला जारी है? की आमद है, 3 रोज़ बाकी हैं। सरगोधा की मवेशी मंडी में इस वक्त शहरियों का हजूम पहुंच चुका है। अबलक नस्ल के जो दो बैल हैं जो इस वक्त शहरियों की तवज्जो का मरकज़ भी बने हुए हैं, जबकि जो उनके मालकान हैं उनकी जानब से यह कहा जा रहा है कि दूध के साथ इनकी परवरिश की है, देसी घी खिलाया है। भाईजान मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह जानवर बहुत खूबसूरत है, क्या रेट है इनका? भाईजान एक जो जानवर है ना उसकी 35 लाख कीमत है, जोड़ी की 70 लाख कीमत है। और ये अबलक नस्ल है और ये बहुत ही आला नस्ल है और ये पाकिस्तान में भी बहुत कम पाई जाती है। जैसे जैसे ईद कुर्बा के दिन नज़दीक आ रहे हैं, सरगोधा की जो मवेशी मंडी है यहाँ पर रौनकें भी दुगनी हो रही हैं। जी सही। तो अली रज़ा हमें सरगोधा से बता रहे थे। और अब जी गुजरावाला में मौजूद जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ बादल और जुगनू की बड़ी धूम है और वहाँ भी बड़े खूबसूरत जानवर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और शहरी भाव ताव कर रहे हैं। तो रफ़ीक मुगल से जानते हैं। रफ़ीक बताइएगा, यहाँ कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? वक्त मौजूद हैं बाईपास के ऊपर जो मंडी लगाई गई है, मवेशी मंडी भरपूर अंदाज से सज चुकी है, जानवरों से भरी हुई है। मगर इसमें 2 ऐसे बड़े जानवर हैं, पहलवानी जसामत के जानवर हैं, बादल और जुगनू। उन्होंने पूरी धूम मचा रखी है। जो भी ख़रीदार आते हैं वो बादल और जुगनू के पास ज़रूर आते हैं कि इनकी कीमत क्या है और अभी तक कितनी कीमत लग चुकी है और कितने नाज नखरों से उनको पाला गया है। हमारी डिमांड है 90 लाख है और गाहक लगा रहे हैं तकरीबन 50 लगा रहा है, 55 लगा रहा है। तो हमारी जितने हम डिमांड है वो पूरे नहीं आ रही। जो भी शख्स आता है वो इनको ज़रूर देखता है अगर उसमें कुव्वत ख़रीद है या नहीं है, मगर बादल और जुगनू का दीदार किए बगैर वो इस मंडी से नहीं वापस जाते। जी तो जनाब, आपने बादल और जुगनू से मुलाकात तो कर ली, एक और आपसे मुलाकात करवानी हमने सुल्तान और चैम्पियन की। तो ये जो मौजूद हैं ये मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं, लेकिन इनकी ख़ास बात वहाँ ये है कि ये दूध पीते हैं, ये मक्खन खाते हैं जी। और बादाम भी खाते हैं। तो इनसे हमें इनसे मुलाकात करवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख फैसल फराज। जी फैसल। ईद कुर्बान में सिर्फ 3 रोज़ बाकी रह गए, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। शहरियों की ख्वाहिश है कि ईद कुर्बान के लिए खूबसूरत जानवर लाया जाए। इस वक्त एक मैं मकामी ताजिर के बाने में मौजूद हूँ जहाँ पे इंतहाई खूबसूरत 3 बैल जो है ईद कुर्बान के लिए तैयार किए गए हैं। एक बैल का नाम बादल रखा गया, जबकि नाम एक का सुल्तान और एक का चैंपियन रखा गया। ये खूबसूरत बैल जो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना है, इनके मालिक भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि इनका कितना वजन है और ये इंतहाई खूबसूरत बैल है। इसे बड़ी मोहब्बत और मेहनत के साथ हमने तैयार की है। इसे हम खुराक में दूध मुरब्बाजात भी देते हैं और खालिस देसी खुराक भी देते हैं। इसे इंशाल्लाह ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे और इनका गोश्त इंशाल्लाह गरीबों में, रिश्तेदारों में तकसीम किया जाएगा। शहरी दूर दराज से इस बैल को देखने के लिए आ रहे हैं और इनके साथ सेल्फी भी बना रहे हैं। इन बैलों को ईद के पहले, दूसरे, तीसरे रोज जो है अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। जी नाजरीन, तो खूबसूरत जानवर ख़रीदने का सिलसिला तो जारी है। कहीं बादल की धूम है, कहीं जुगनू की धूम है। इससे साथ साथ तैयारियां भी की जा रही हैं और जी कुर्बानी के लिए तैयारियां ज़ोर शोर, छुरियाँ टोके भी तेज़ किए जा रहे हैं। और इसके लिए सजावल में शबीर समूह से हम जानते हैं। जी बताइएगा कैसी तैयारियाँ ईद के लिए? बिल्कुल, ईद कुर्बान जैसे जैसे करीब आ रही है तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह सुजावल में भी तो ईद कुर्बान की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई है। जहां मवेशी मंडियों में रश लगा हुआ है तो वहीं यहाँ पर बगदे, छुरियाँ,
चौके तेज करने वाले दुकानों पर भी रश लग गया है। जावल का जो कदीमी दुकान है, कारीगर है, आए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहता है इस कारोबार में ईद कुर्बान के टाइम पे। हम पूरा साल यही इंतजार में था हमारा कब ईद आता है, कब हमारा काम शुरू होगा। काम तो अच्छा चला है, मगर महंगाई की वजह से लोग पता नहीं बहुत कम आ रहे हैं और लोड शेडिंग का बड़ा मसला है हमारे यहाँ। ईद कुर्बान जैसे जैसे करीब आ रही है तो हमारे कारोबार भी चल पड़ा है, लेकिन एक तो महंगाई तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग के बायस हमें सख्त दुश्वारी का सामना है। जी दूसरी जानिब जलालपुर भटिया के शहरी ने ईद कुर्बान पर फरोख्त के लिए बहुत खूबसूरत जानवर पाल रखे हैं। कैटल फार्म पर पाले गए बछड़े दीगर बछड़ों की निस्बत वजन में ज्यादा और सेहतमंद होते हैं। जी बिल्कुल, और शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने कैटल फार्म का रुख करते हैं। और जलालपुर भटिया से मोहम्मद कलीम खान की रिपोर्ट में ये सब। जलालपुर भटिया के इस कैटल फार्म पर पाले गए तमाम जानवर दीगर जानवरों की निस्बत खूबसूरत, वजन में ज्यादा और सेहतमंद होते हैं। कैटल फार्म के मालिक का कहना है कि ईद कुर्बान के लिए जानवर पालना सवाब भी है और मुनाफा बख्श कारोबार भी। मैं 3 साल से ये बछड़ों का बिजनेस कर रहा हूँ जी, और ये मैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ मंडियों से परचेज करता हूँ और तकरीबन 8 महीने तक हम इनको जो है ना देखभाल करते हैं। शहरियों का कहना है कि कैटल फार्म के जानवर खूबसूरत, सेहतमंद और मंडियों की निस्बत सस्ते होते हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਲ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਠੀਕ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, और सेहतमंद और कद काठ वाला सोना जानवर है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी अगर कैटल फार्म बन जाएं तो न सिर्फ व्यापारियों की मनमानियां खत्म हो सकेंगी, बल्कि आम आदमी को भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, अब वक्त बहुत कम है और इस वक्त काफ़ी रश है इन मवेशी मंडियों में। लोग मनपसंद जानवरों की तलाश में हैं और रेट भी आपको पता है कि आखिरी 1-2 रोज़ में काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया जी, कल का दिन है और उसके बाद परसों बस हम भी अब खरीदारी करने जा रहे हैं। हाँ जी, तब तक के लिए हमें भी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।